महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा के चुनाव सहित कुछ राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव के अपने अपने संदेश हैं। देश में नेतृत्व को लेकर पीएम मोदी की अपनी छवि बनी हुई है। देखा यह भी गया है कि राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं को लोग महसूस करते हैं। संदेश यह भी गया है कि नैरेटिव बनाकर हर बार चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। अपना स्पष्ट विजन होना जरूरी है। यह भी गौर किया गया है कि जहां कई जगहों पर बीजेपी और उसके साथी दलों पर लोगों ने भरोसा जताया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल और झारखंड के विपक्षी गढ़ अभी मजबूत बने हुए हैं। फिर भी जो जनादेश है वह एनडीए के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। खास तौर से महाराष्ट्र के परिणामों ने इंडिया गठबंधन को सोचने पर विवश कर दिया है। अकेले महाविकास अघाड़ी के दल जितनी सीटें लाए हैं उससे 2.5 गुना सीट अकेले बीजेपी लाई है। जिस एनसीपी को कमजोर माना जा रहा था उसने राजनीति के चाणक्य को सियासी पटखनी दी है। आज खास इसी पर चर्चा कि आखिर किस तरीके से जो परिणाम सामने आए हैं वो क्या दिशा दिखा रहे हैं राजनीतिक दलों को आने वाले समय में। तो देखिए, चर्चा की शुरुआत भी कर रहे थे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ दिनेश सिंह गेट, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत विपिन जी आप ही के साथ करती हूं, क्योंकि ये दो बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा मजबूत है और जीडीपी में भी अहम योगदान इनका रहता है देश के लिए, और बड़े राज्य हैं। ऐसे में यहाँ पर 2 बार बीजेपी रिपीट हुई है, बैक टू बैक। ऐसे में क्या जनादेश जाता है? देखिए, एक बात है कि 2024 के जो लोकसभा चुनावों के नतीजे आए वो के नजरिए से निराशाजनक थे, क्योंकि उम्मीद लगाई जा रही थी 400 पार, और आत्मविश्वास भाजपा का, उनके संगठन का, उनके कार्यकर्ताओं का 7वें आसमान पर था। लेकिन 240 में सिमट के रह गए। और ये स्वाभाविक है कि विपक्ष हमलावर हो गया और राहुल गांधी जी पूरे दमखम से लोकतंत्र के मंदिर संसद में प्रधानमंत्री को उन्होंने घेरने का काम शुरू करा। और यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा विपक्ष मजबूत हो, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए। लेकिन यहाँ पर जितने आलोचक थे भाजपा के, और खासतौर पे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो मुझे लगता है कि उन सब बातों पे विराम लग गया है। क्योंकि जो दिए बैक टू बैक, जैसे क्रिकेट में कहते हैं बैक टू बैक बल्लेबाज ने सेंचुरीज मारी है, तो वहां पर जो बैक टू बैक ये 2 बड़े अहम राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज करी है। हरियाणा में पहले और उसके बाद महाराष्ट्र में, जिसको मायानगरी बोला जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आलोचक थे वो ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है वो अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तो यहाँ पर उन बातों पर विराम लग गया है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का करिश्मा बरकरार है। इन चुनावों के नतीजों ने उस बात को साबित कर दिया है। और बहुत कुछ मंथन करना चाहिए विपक्ष को इस समय, क्योंकि यहाँ पर बड़ी जरूरी बात मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, ये जो चुनावों के नतीजे आए 2024 के, तो वहां पर समझदार उसको कहते हैं जो सीट ले ले। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा था, अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी, 2 बड़ी अहम बातें कि एक, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी आरएसएस, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ। तो वहां पर उन बातों पर इन लोगों ने उस बात का संज्ञान लिया, और यहाँ पर ये जो चुनाव हुए हैं तो यहाँ पर संगठन संघ के साथ मिलकर जो काम करा है, और यहाँ पर नतीजे आपके सामने जब जाहिर है। तो यहाँ पर वही बात है कि विपक्ष को भी नब्ज समझनी पड़ेगी जनता की। जनता जनार्दन होती है। जनता जब अपने कंफर्ट जोन से निकलती है अपना बेशकीमती वोट डालने, तो कई फैक्टर्स को मद्देनजर रखती है। वो समझती है कि क्या फेक नैरेटिव है, क्या जेन्युइन नैरेटिव है। यहाँ पर 2024 के लोकसभा जो चुनाव संपन्न हुए, फिर नतीजे आए, फिर सरकार का गठन हुआ, प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बारी प्रधानमंत्री की शपथ ली, कार्यकाल संभाला। तो वहां पर पहले ये नैरेटिव ऐसे करा गया कि यहाँ पर संविधान, भाजपा अगर इनको पूर्ण बहुमत मिल जाता है और प्रचंड बहुमत मिलता है तो ये लोग संविधान बदल देंगे। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। लेकिन यही बात है कि इस समय आपको समझाना पड़ता है। और देखिए, महाराष्ट्र की बात, ये कितना दिलचस्प है, ये केस स्टडी है बहुत बड़ी, कि महाराष्ट्र में क्या नतीजे रहे लोकसभा में, और अभी कुछ महीने गुजरे हैं यहाँ पर, और भाजपा ने जो कमबैक करा है ये बहुत ही बेहतरीन कमबैक है। तो मैं इसको टोटलिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स बोलूंगा। पर यहाँ पर अब बहुत कुछ मंथन करने की आवश्यकता है विपक्ष को। और जैसे कि आज आपने इस चर्चा के शुरुआत में बोला कि राजनीति के चाणक्य को जब अगर शिकस्त मिली है, लोग जिक्र कर रहे हैं शरद पवार जी का, निश्चित रूप से उनको चाणक्य माना जाता है।
और अभी 21वीं सदी के हिंदुस्तान के चाणक्य अमित शाह है, तो यहाँ पर ये निश्चित बात है कि एक जो शिकस्त मिली है उसके लिए अभी बहुत कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनता की नब्ज भी समझनी है और युद्ध स्तर पे काम करना पड़ता है। क्योंकि आप ये चुनाव की प्रक्रिया जो लोकतंत्र का महापर्व है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, हार जीत चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर मनोबल, दो बड़ी जरूरी बातें, मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है और दूसरी बात है रणनीति। आप किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में निकलते हैं, जनता के बीच अपना क्या रोड मैप साझा करते हैं, तो यहाँ जनता को उस बात से सही मायने में फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपको जनता की नब्ज समझनी है, विपक्ष को। और अभी इस समय, और क्योंकि ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए कि अब प्रियंका गांधी की एंट्री हो रही है, तो यहाँ पर ये उम्मीद करी जाएगी कि मुकम्मल तरीके से प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल गांधी हमने देखा था कि कैसे वो हमलावर हुए, खामियां उजागर कर रहे थे, और अब तो क्योंकि कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि अटकी का मुद्दा है एक तरफ, दूसरी बात वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात है, तो यहाँ पर कई चुनौतियां सरकार के सामने। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो 2 राज्यों में जीत दर्ज करी है, उससे निश्चित बात है कि एक हौसला अफजाई हुई है, मनोबल दोबारा वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल यकीनन बड़ा है, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में ही परिणाम जो सामने आए उसी से क्यों ना बढ़ा हो। ठीक है, आपके पास आती हूँ दिनेश जी, क्योंकि जिक्र सबसे पहले उत्तर प्रदेश का इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा, और बहुत कम समय रहा बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से पासा पलटने की कोशिश की और इसीलिए इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था। तो फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव के परिणाम को? आप सभी को प्रणाम होता जी। बाबा का जो चल यही बोला जाएगा, देखिए मन की पिछली बार 4 सीटें थी, मतलब 1 आरएलडी की और 3 भाजपा की। अब उसका देखिए कि इस बार अप्रत्याशित हुए, मतलब सरप्राइजिंग सभी जगह पे था पूरा। जैसे कि राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जैसे पिछली बार क्या था कि 7 जो उपचुनाव है उसमें सिर्फ 1 सीट सलूम्बर जो थी वो सीट थी भाजपा के पास में, बाकी सीटें जैसे कि कांग्रेस, आरएलपी और अन्य पार्टियों के पास थी। तो इस बार वो भी 5 सीटें जीत, यहाँ पर 7 सीटें जीत करके, और महाराष्ट्र में सरप्राइजिंग और इस तरह की जीत जो मतलब अप्रत्याशित क्या बोले इसको, एक तरह से ऐसे बोले हिस्टोरिकल, और बिल्कुल एक तरह से क्लीन स्वीप करके छोड़ दिया इसे। और कुछ जिले तो ऐसे थे जहाँ गाड़ी जो है खाता भी नहीं खोल पाई। तो अपने तरीके से मतलब एक बहुत बेहतरीन जीत थी और एक तरह से नजीर पेश करने वाली बातचीत थी कि किस तरीके से मतलब है कि पक्ष को किस तरह के धराशायी किया और किस तरीके से चारों खाने अर्जित करने का काम किया। इसमें थोड़ा समझने की आवश्यकता यूपी के परिप्रेक्ष्य में जैसे बोले होने जी, तो देखिए ऐसे कि एक तरह सेमीफाइनल बोले कुछ ही बोले हैं, लेकिन जैसे कि 27 का सत्ताधीश और इस तरह के लेकर के कुछ नेताओं के बारे में बातचीत की जाती थी, लेकिन अब दोबारा से पीए की बातचीत बोले या एक रास्ता की बातचीत बोले या इंडिया गठबंधन की एकता की बात बोले, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो है फेल होती हुई नजर आई। क्योंकि अगर मात्र ये मान के चलें कि जिस टाइम पे लोकसभा के समय में किसी ने सोचा नहीं था कि उस टाइम पे 30 से ऊपर सीटें जो है एसपी के आ जाएंगे समाजवादी पार्टी की, और उसके बाद में जैसे कि छोटा चुनाव होता है, उपचुनाव में और उसके बाद में, और जहां पर इनके खुद के सांसद है वहां पर भी अगर सीट अगर हार जाते तो अपने आप सोचने समझने की बातें हैं कि विपक्ष पहले से कितना मजबूत कितना कमजोर हुआ। और दूसरा देखिए, जैसे अगर ये बातचीत करते हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है कमजोर था और उन्होंने कहीं ना कहीं ढील दी और कुछ जगह जैसे कि चुनाव करने से रोका गया और वोटिंग डालने से रोका गया, तो साथ में उसके साथ जिक्र इसका अगर जिक्र करेंगे तो साथ में जिक्र ये भी आएगा कि कैसे एक मासूम जीत जो है चुनावी हिंसा की भेंट चढ़ गई है। एक बच्ची थी जो जैसे जिसने इनकार किया कि ठीक है मैंने कमल के मोहर लगानी है, तो उसको कहीं ना कहीं मतलब कि जो उसके साथ जो कुकृत्य हुआ तो वो भी देखने समझने की बात है। तो इसीलिए देखिए मतलब ओवरऑल अगर बोला जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन था इसमें एनडीए का, और उसमें उस तरह की जैसे कि भाजपा का स्पेशली अगर बोला जाए तो स्ट्राइक रेट अगर मान के 90% के आसपास में महाराष्ट्र में और बाकी जगह पे 80% से ऊपर रहा, तो उन सब चीजों को लेकर के आगे के जैसे जो चुनाव रहेंगे, जैसे मतलब तुरंत बाद जैसे अगर बात करें तो दिल्ली का चुनाव जो है उन्नति जी वो हुआ और बिहार का चुनाव हुआ, तो इनके में कहीं ना कहीं देखिए इसमें जैसे कार्यकर्ता उसका मनोबल जो है वो जरूर ऊपर होगा, कैडर जो है वो उससे पहले से ज्यादा मजबूत होकर के उभरेगा। और दूसरी एक चीज और बतानी पड़ेगी, पहले की जैसे आज से 10-20 साल पहले की राजनीति थी उसमें क्या था कि मतलब इस तरह से मतलब राजा और प्रजा वाला रिश्ता हुआ करता था कि पॉलिटिशियन जो है अपने आप को राजा समझते थे और नीचे जो जनता जो प्रजा होती थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट जो है वो राजा प्रजा वाला रिश्ता नहीं बचा। अभी गवर्नमेंट जो है सर्विस प्रोवाइडर है, जिस तरह की जैसे कि हमने कोई फोन की सिम ली और अगर ठीक ठाक सर्विस नहीं लगी तो फोन को पोर्ट करवा लिया जाए, तो उसी प्रकार से ये मान के चलें कि जैसे जो चीजें पहले की थी उसमें भिन्नता आ गई और अब जनता जो है जागरूक है, वोटर बहुत स्मार्ट बन चुका है, तो अपना स्मार्टफोन को लेकर के और स्मार्ट वोटर जो अपने तरीके से किसको वोट देता है वो सब चीजों का देखरेख और सब चीजों को परख के उसका देता है ऐसे। तो जैसे मैंने बताया कि बाबा का जादू यूपी में चला, तो कैसे चला, योजनाएं जो थी और सभी लोगों के लिए योजनाएं, जैसे कि इसमें पहले बोलते थे कि भाई महिला और इस तरह के जो है वो इस तरीके से वोट नहीं करती, कम वोट करती हैं, या एससी समाज
वोट कम करता है या मुस्लिम समाज वोट कम करता है। लेकिन देखिए 4 जैसे वर्गों में बांट करके युवा, किसान, महिला और गरीब, तो इनमें चारों वर्ग जो है उसमें सभी का समावेश है, तो उसमें वो सभी चीजों का समावेश नजर आया। और मात्र 2 सीटों पे इंडिया गठबंधन का सिमटना अपने आप एक बहुत बड़ा संदेश आता है। तो मुझे ये लगता है कि आगे आने वाला समय जो है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है इनको सोचना पड़ेगा, और इधर उधर की जो बातें करने के बजाय अपने अगर कैडर जो है उसको एकत्रित करके, उसको एकजुट करके और अपने तरीके से जो मुद्दे जनता के हैं वो अगर लेके जाए ज्यादा बेहतर है। जैसे कि जिस तरीके से भाजपा जैसे विपक्ष में हुआ करती थी, तो उस टाइम संघर्षशील होने के साथ साथ वो लोग बहुत बड़े पैमाने पे एक तरह से मतलब धरने, प्रदर्शन और इस तरह की चीजें हुआ करती थी ऐसे। और सामने सामने रेल रोको, इस तरह की चीजें मैंने खुद देखी, और कई में जाकर के मैंने खुद स्वयं मतलब जैसे ग्राउंड पे जाकर के देखा, तो उसको देख करके मैं चीजें बताता हूँ कि उस तरह की चीजें जो है, उस तरह की मतलब जील और उस तरह के जो उत्साह और उस तरह का संघर्ष वाली जो चीजें थी वो इंडिया गठबंधन में नजर, तो उसी को देख के कहीं ना कहीं इनको करना पड़ेगा कि अगर सत्ता में आना है तो जनता के मुद्दों को लेकर के, जैसे जिसमें लगता है आपको कि भाई इस तरीके से चीजें और ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ कमी बची है, तो सजेशन दें, चाहे लड़े बढ़े, चाहे रोड पे उतरे, कुछ उतरे, तो जनता को जब नजर आएगा कि इससे बेहतर जो अभी फिलहाल में वर्तमान जो सरकार है उससे बेहतर जो है देने के लिए इनके पास में सर्विस प्रोवाइडर या बेटर प्रोवाइड हो सकते हैं, तो जनता वोट करेगी, अदरवाइज वोट नहीं करेगी, आपका भी सिम जो है तोड़ करके फेंक देगी, और वापस जो है जो पहले आप बचे कुछ हैं उनकी भी मतलब चटनी हो जाएगी। और 100 के आसपास जैसे कि जो कांग्रेस का पहुंचा ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास में इनका सांसदों, तो उसमें भी एक कमी आई कि 99 थे, 99 से एक जैसे कि एक सीट और कम होकर के अभी और दोबारा फिर चीजें वहीं के में पहुंच गए। तो इसलिए सोचना समझने की बात है कि इनको सोचना समझना पड़ेगा कि ये परिणाम जो है किस तरीके से, किस रुख में, कहां पर जो है और क्या रुख लेते हैं, और आगे की दिशा दशा कैसे इस तरीके से होगी, तो सभी चीजों को सोच समझ के चलेंगे बेहतर रहेगा। अदरवाइज मतलब जो इंडिया गठबंधन बोले या प्रतिपक्ष बोले, तो वो कमजोर होना निश्चित है। मतलब कुछ है चुनिंदा क्वार्टर्स को छोड़ के, जैसे झारखंड है, तो झारखंड में देखिए इंडिया गठबंधन नहीं होना चाहिए, वहां पर सर जेएमएम है, और वहां पर आदिवासी जो वोटर है वो एक तरह से मान के चलें कि जो जेएमएम है उसी के वोटर्स हैं, क्योंकि जैसे कि 28 जैसे आदिवासी सीट हैं, ट्राइबल सीट हैं, उसमें से मात्र एक सीट भाजपा को मिल पाई। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां पर कुछ भी हो, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, लेकिन वो जैसे कि शिबू सोरेन जी की जो लेगेसी है, तो उसको लेकर के उसी के पीछे उसकी विरासत वाले जो रहेगी पार्टी की, तो उसके पीछे चलते रहेंगे। तो उसका कहीं ना कहीं करके आप ज्यादा तरीके से मतलब भाजपा को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि महाराष्ट्र में जो प्रतिपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन हो गया, कांग्रेस होगी और अन्य पार्टीज होगी, इनको पहले से ज्यादा मजबूती से लगना पड़ेगा और पुराने ढर्रे को छोड़ करके और चीजों को बरगलाने वाली चीजें करने के लिए अपनी भलाई के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, जनहित की बात करनी पड़ेगी, जनता की बात करनी पड़ेगी, तभी चीजें बन पाएगी। अदरवाइज अभी तक की चीजें जो है वो कहीं नैरेटिव को फेल करना, कुछ करना, उन चीजों से कुछ काम हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये नैरेटिव भी सेट करने का प्रयास किया गया कि ये चुनाव जो है कहीं ना कहीं बाबा साहेब वर्सेस बाबा का है, लेकिन फिलहाल जनता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जो कि परिणामों में सामने आया है। विपिन जी, क्योंकि हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया, हाथों में संविधान लहराया गया, उसके बाद अब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया। जो विधानसभा चुनाव हुए, आपको कितना इम्पैक्ट लग रहा है और क्या ये इसे रिपीट किया जा सकता है? क्या ये लाभकारी होगा आने वाले चुनाव के लिए? उन्नति दी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, मैं तुलना करना चाहूंगा लोकसभा के चुनाव भाजपा ने अब की बार 400 पार, तो वो चुनाव में कोई ज्यादा उसका असर नहीं दिखा, क्योंकि 240 पे भाजपा सिमट के रह गई। और यही बात करें कि एक है तो सेफ है और यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला नारा ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसने असर दिखाया अपना। क्योंकि देखिए, एक तरफ एक बात समझनी चाहिए कि भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, और यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि चुनौतियां भी बेशुमार है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के पास सबसे बड़ी बात है कि जो उनको सारे घटक दलों को एक साथ लेके चलना है। कोई ना कोई कारण है कि विपक्ष बार बार एक कटाक्ष करता है, बोलता है कि आप बैसाखियों के सहारे हैं। वो अलग बात है कि विपक्ष भूलता है कि आपके पास कितनी बैसाखी है। भाजपा तो 240 अपने दम पे लेके आए लोकसभा में, जबकि विपक्ष उतना नंबर मिल के नहीं जुटा पाए, लेकिन फिर भी बैसाखियों की बात करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है, उसके पीछे वजह यह है कि आप कांग्रेस की बात करें, वो घटक दलों को साथ लेके चलने के लिए माहिर है, वो सबको एक साथ ले सकते हैं। और लेकिन वो बात भाजपा में नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष उस इंतजार में बैठा है कि कब अंदर खाने से कुछ खबरें आए कि जब कुछ दरारें पड़ेंगी और उसका वो फायदा उठाए। ये कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल इससे छूता नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस। जिसको बैठे कुछ मौका मिले
का वो क्यों छोड़ना चाहेगा? और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो राजनीति में भी कब क्या संभावना बन जाए, कौन किसकी तरफ रुख कर जाए, कौन कब हताश महसूस कर जाए और अपना साथ विड्रॉ कर जाए, तो ये तो देखिए सिर्फ समय बलवान है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको जो अपने बाकी राजनीतिक दल हैं जिनके आप सत्ता में काबिज हैं, आपको उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने आपने काट लिए तो ठीक है, क्योंकि अभी सफर लंबा है, 5 साल आपने काटने हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर चुनौती ये है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस ने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए बहुत अच्छी मिसाल कायम करी, नजीर पेश करी, जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए युवा नेताओं को कि जब एक का दिल दिखाते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे को, उन्होंने उस बात के लिए तैयार हो गए, रजामंदी दे दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाए जी। जब की सीटें ज्यादा थी, तो यहाँ पर अब तो इस समय चुनावों के परिणाम ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि कौन सही मायने में बाजीगर है। लेकिन वहां पर भी अभी ये पेच फंसा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर अगर एक संभावना मान के चलिए कि अगर यहाँ पर इनके जो घटक दल है वो अगर हताश हो जाते हैं या वो इस बात की रजामंदी नहीं देते, तो यहाँ पर सीधा असर केंद्र की सरकार में भी पड़ सकता है। तो कल को बाकी जो टीडीपी है, जेडीयू है, वो ये सोच सकते हैं कि जो हाल एनसीपी का हुआ है या शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का हुआ, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सारे दलों को साथ लेना पड़ेगा। बोलना नहीं चाहिए कि 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है, तब तो बहुमत मिला था भाजपा को। तो अब क्योंकि यहाँ पर आप बाकी सहयोगी दलों के सहारे हैं, तो यहाँ पर तमाम फैक्टर्स को भी साथ ले जाना पड़ेगा। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर सरकार की मंशा है कि देश को आगे बढ़ाए, प्रगति की राह को और तेज करें, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और यहाँ पर अभी एक सपना जो संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तीसरे पटल पे लेके आना है। और साथ यहाँ पर चीन अपनी चुनौती बना के बैठा था। अब अलग बात है कि हमारी कूटनीति की जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो डी एस्केलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है कि इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है। वो दौर नहीं है, 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। और हम भली भांति अपने दुश्मन के दांत खट्टा करना जानते हैं, उनको दिल से दिखाना जानते हैं। तो यहाँ पर अभी तमाम ऐसी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। अच्छी बात कि ये 2 राज्यों में, क्योंकि इन राज्यों की बड़ी अहमियत है। और खास तौर पे देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का राज्य उत्तर प्रदेश से निकलता है, ये भी जग जाहिर है। तो यहाँ पर 9 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, 7 सीटों पे, 6 पे सपा ने, 1 ने आरएलडी और 2 पे सपा ने। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो बड़ा निराशाजनक रहा, क्योंकि पहले के मुकाबले बिल्कुल आधे नंबर पे आ गई भाजपा। तो यहाँ पर जो सीट शेयर कम हुआ, और तो वहां पर ये लगता है कि एक अच्छा कमबैक हुआ है और यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण आएगी, संगठन नई ऊर्जा आएगी, वो भी पूरे दमखम से निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम तो किया है इस उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी को। और ये अच्छा जिक्र आपने किया कि महाराष्ट्र में अभी एक बड़ा मैंडेट मिल गया है बीजेपी को, लेकिन आगे वो क्या निर्णय लेती है ये बड़ा संदेश देगा जिस तरीके से देश में उनकी राजनीति है। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है दिनेश जी। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से जो फैक्टर्स लगातार काम किए, महाराष्ट्र में काम किए, हरियाणा में काम किए, लेकिन झारखंड में काम नहीं किए, क्या वहां पर लूज पॉइंट बीजेपी की तरफ आपको लगता है कि छोड़ दिया गया? नहीं, लूज पॉइंट कुछ नहीं छोड़ा गया वहां पे। देखिए वहां का विषय टोटल अलग है, दोनों जगह की ज्योग्राफी, दोनों जगह के मुद्दे, दोनों जगह के विषय टोटल अलग हैं। और दोनों जगह की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स जो है दोनों जगह टोटल डिफरेंट है। दोनों जगह की जो जनता है उसकी सोच दोनों की अलग है, और उस तरह की जो राजनीति है वो भी अलग है। तो उसी तरह के देखिए सब चीजें अगर देखी जाए, तो जैसे कि मैं परसेंटेज की बातचीत करूं तो वहां पे देखिए कि जैसे कि 26 से 27% जो है वो ट्राइबल वोट्स हैं, और मान के चलें 15% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पोलराइज होने की जो बातचीत वो तो हुई, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन ये जैसे मतलब देखने की अहम जैसे बातें कि जैसे कि 30 से ऊपर सीट, जैसे पिछली बार 30 सीट थी जो जेएमएम गठबंधन उसके पास में, अकेले जेएमएम के पास मान के चले, तो उसमें देखिए कि जैसे कि 28 सीट जो रिजर्व, जैसे कि एसटी जो सीट्स हैं, तो वो एसटी जो सीट्स हैं वो एक तरह से मान के चले पूरी एक तरह से क्लीन स्वीप हो करके उसमें सिर्फ मात्र 1 सीट जो है वो भाजपा को मिलती है।
तो ये सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं जैसे उनका जो अरेस्ट का जो था, तो उस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं मतलब अंदर जैसे, क्योंकि आदिवासी जो है वो बेचारे ट्राइबल जो होते हैं वो बहुत सीधे साधे लोग होते हैं उन्होंने, और उनको ज्यादा मॉडर्नाइजेशन और इन सब चीजों के बारे में और राजनीति के बारे में ज्यादा इतनी जागरूकता नहीं है उनके लिए। अभी भी नेता जो है या पुराने जैसे कि जो तीर धनुष जो था तो वही एक तरह से अपने आप में एक तरह से मतलब जो प्रदेश है उसमें सब कुछ तीर धनुष ही है। और जिस तरीके से शिबू सोरेन जो इनके पिताजी थे हेमंत सोरेन जी के, तो वही सबसे बड़े एक तरह से नेता के तौर पे और उनके बेटे के रूप में इनको मानते, मतलब ये मानते हैं कि ठीक है सबसे बड़े नेता यही है। और उन्हीं को लेकर किसी भी समाज में देखिए, जैसे यूपी की बात करें कुछ करें, तो एक समाज का देखिए एक नेता हो, चाहे जाट समाज का एक बड़ा नेता हो तो सारा समाज उसके पीछे होता है और बाकी नेता भी जो उसके पीछे होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो उसके अगेंस्ट जाने की बात होती है तो उसका एक तरह से जनाधार और बाकी चीजें जो है वो खिसक जाती हैं। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जैसे चंपाई सोरेन को मिलनी चाहिए थी कहीं जैसे सिंपैथी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनके साथ में चीजें कुछ और थी कि भाई इन्होंने एक तरह से गुरुजी के साथ में और अलग होकर के चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं इस परिवार के साथ में अलग होकर के कुछ किया, तो वो कहीं ना कहीं उल्टा चला गया मामला वो। और दूसरा जैसे कि मान के चलें कि जैसे कि मतलब वहां पर जैसे कि सिंपैथी वाली जैसे मैंने बात बताई, तो सिंपैथी की चीजें कि गलत करें, चाहे मतलब हेमंत सोरेन है उनकी परिवार की जो लेगेसी है तो उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि उसमें वो गलत करें ठीक करें कुछ भी करें, लेकिन अगर हेमंत सोरेन ने अपनी आंखों से या कल्पना सोरेन से एक आंसू जो है वो टपका तो मान के चले कि उस सिंपैथी में सारा सारा सब कुछ बह जाएगा और कोई चीज समझने को देखने को नहीं मिलेगी। तो कोई भी कार्ड कोई भी चीजें और जो है जैसे एक तरह से प्रतिपक्ष वहां पर दूसरा हो गया, जैसे भाजपा गठबंधन वहां पर प्रतिपक्ष की उस भूमिका में था, तो उनकी और चीजें नहीं चल पाई। वो सिर्फ सिंपैथी के नाते कि हाँ हमारा जो एक तरह से परिवार का सदस्य है कहीं ना कहीं तकलीफ में और कुछ है, हमें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो उस नाते से एक तरह से मान के चले कि एक तरफा चुनाव होकर के पूरा सीधा सीधा जो था वो सीधा होकर के हो सकता है सीट इससे कम आती है एनडीए की, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं होती, हो सकता है 15-17 के आसपास आती, वो भी कोई बड़ी बात नहीं थी जैसे। लेकिन चीजें अगेन है कि वही रिस्पेक्टेबल तरीके से अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। मुद्दे होते हैं कि चुनाव में हार और जीत ये सब चलती रहती है और दोनों तरफ से होकर के ठीक ठाक था। और दूसरा देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले वहीं पर इनको हेमंत सोरेन को बधाई दी। तो चीजें सब इस तरीके से कि वहां पर सिर्फ ट्राइबल मुद्दे जो थे वो और इनकी परिवार की लेगेसी थी वो सिर्फ थी, बाकी दोनों पक्ष ने जैसे कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, दोनों के मुद्दे बेहतरीन थे और दोनों ने एक तरह से चीजों करके बहुत तरीके से लड़ा। जैसे कि जो 4-5 जो संभाग हैं उनको लेकर के एनडीए गठबंधन ने, भाजपा ने स्पेशली, और जैसे अपने 25 वाद जो जिक्र किया था तो पूरे तरीके से, और वर्सेज जैसे कि इंडी गठबंधन की 7 गारंटी, तो उसमें चीजें सब ठीक ठाक थी। एक एक चीज को विस्तृत तरीके से कि कहाँ पर जो खनिज पदार्थ जो हैं उनको लेकर के किस तरीके से आने का, माइनिंग जो इलाके जैसे एल्यूमिनियम की कहीं पैदावार हो रही है, पैदावार का जैसे माइनिंग है, तो उस इलाकों को कैसे आगे बढ़ाने का काम, कैसे संथाल परगना जो उसके विकास की बातें हैं वो चीजें सब कुछ चली और उसी वजह से इतनी सीट्स आई। अदरवाइज तो मान के चले कि जो एक तरह से सिंपैथी कार्ड इतना भारी था जेएमएम का कि उसमें उस तरीके से बहुत सारी चीजें हवा बन गई होती है, कोई चीजें हैं बाकी और बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं है। दोनों को ही बधाई कि दोनों ने वैसे बहुत बेहतर तरीके से काम किया और दोनों ने बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा और सबने एक तरह से बहुत ठीक प्रदर्शन किया। बिल्कुल, देखिए चुनाव ने कहीं ना कहीं दिलचस्पी भी बढ़ा कर रखी है हम सभी की, विपिन जी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने चर्चा की कि बीजेपी को तो एक मनोबल बढ़ा है बीजेपी का, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन पहले रहा था उससे थोड़ा सा इंप्रूव किया था और विपक्ष मजबूत स्थिति में जरूर आया था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए, चाहे फिर हरियाणा की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, ऐसे में उनके लिए क्या संदेश छुपा है, उन्हें किस तरीके से ये ओवरकम करने की जरूरत है? देखिए मैंने अभी बोला कि चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व, उसमें चढ़ाव चलता रहता है, हार जीत एक प्रक्रिया है जी। और आपको जब समझनी है जनता किस अपेक्षा में है, जनता को वर्तमान के दौर में 21वीं सदी है, उनको ऐसा नेता चाहिए, ऐसा राजनीतिक दल चाहिए जो के काम पूरे करे, अधूरे सपने पूरे करे, उनको अंजाम तक पहुंचाए। क्योंकि यहाँ पर वो दौर निकल गया जब महज बिजली सड़क पानी की आप बात करें और आपको वोट मिल जाता था। अब उम्मीदें सातवां आसमान पर है, अव्वल दर्जे का स्वास्थ्य मॉडल चाहिए, शिक्षा मॉडल चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सप्रेसवे चाहिए, नई आईआईटी चाहिए, एम्स चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखिए नेता कौन, जो एक्सेसिबल हो, जो अहंकारी ना हो, ऐसे ना हो कि नेताजी ने सीसीटीवी में देखा जनता उनसे मिलने आ रही है, कुछ गुहार लगा आ रही है और जनता बोले नेताजी घर पे नहीं है। तो यहाँ पर अहंकारी नेता नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए जो सही मायने में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो, कि जब आप अभी मैदान में जाते हैं, गुहार लगाते हैं, आप हमारे पे भरोसा जताएं, हमारे को 5 वर्ष मौका दे खिदमत करने का, तो वो ऐसा चाहिए कि जो
सेवा करने वाली जिसमें भावना हो, ना कि जब आप चुनाव जीत के आए उसके बाद आप अहंकारी बन जाएं। तो यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि जो गलती भाजपा ने करी, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, ये कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जो संघ के मुखिया ने एक तरह से बातों बातों में संकेत दिया कि अहंकार नहीं होना चाहिए। तो वहां पर समझने वाले सब समझ गए कि क्या इशारा करने चाह रहे हैं संघ के मुखिया। तो यहाँ पर वही बात लागू होती है विपक्ष पे कि कुछ विपक्ष के नेता ऐसी बात बोल रहे थे, कुछ बयानवीर बन गए थे जो मुझे लगता है जनता को स्वीकार नहीं थी। तो वही कारण है कि वही वोटों में तब्दील होता है कि आपसे जनता अगर हताश होगी तो जनता के एक वोट में वो ताकत है कि अच्छे खास राजनीतिक दलों के सुपड़े भी साफ कर देती है और जिनको हम कम हाँकते हैं उनको सत्ता पे काबिज कर देती है। तो जनता को सही मायने में नेताओं को जनार्दन समझना चाहिए, उनको आप बरगलाने का काम नहीं कर सकते। आपको समझना चाहिए कि कोई भी नैरेटिव हो कि जनता आज बड़ी जागरूक हो चुकी है, जन चेतना आ चुकी है और 21वीं सदी का वोटर है। आप समझिए कि इस समय जमीनी स्तर पे क्या मुद्दे हैं, आप कैसे रोड मैप साझा करें, क्योंकि आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में, और ये बात सब पे लागू होती है। यहाँ पर सबको मंथन करने की आवश्यकता है, नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि आपको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, तो आप ऐसी कुछ नजीर पेश करें जिससे प्रेरणा मिल सके एक आम आदमी को, वोटर को। तो यहाँ पर अब कम से कम बहुत कुछ एक तरह से सीख लेनी चाहिए। जो जीते हैं उनको उनके कंधों पे और दायित्व आ गया है, और जो हारे हैं उनको मंथन करना चाहिए कि हार की क्या वजह रही है, ताकि अगली बार उन गलतियों पे बिल्कुल। देखिए, गलतियों से जरूर अब सीखने की जरूरत है, क्योंकि आगामी चुनाव में किस तरीके से कौन सा दल कितना बेहतर करता है, अब सबकी निगाहें इसी पर रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इतने अच्छे तरीके से विश्लेषण के लिए।